बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमको आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस महामारी के दौरान या कोरोना वायरस से जूझते हुए आप लोग बहुत ही अच्छे रहें और कोविड-19 यह कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपनी जंजीर में जकड़ना चाह रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ही बुद्धिमानी से इस वायरस का सामना कर रहे हैं। अपना कार्य हम लोग भी कर रहे हैं, समय समय पर ऑनलाइन क्लासें भी आप लोगों को दी जा रही हैं। और मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदुलुम, रांची, मैं कोर्स 1 यूनिट 5 में आप लोगों के समक्ष मैंने पिछली वीडियो में व्यक्तित्व क्या है उसको बता चुके हैं और व्यक्तित्व के गुण क्या हैं, इस पर भी चर्चाएं विस्तार से हुई है। और कुछ उसमें मैंने व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, उसमें भी कुछ व्यक्तित्व के प्रकार मैंने बताए थे उस दिन, पिछले दिन, और उसमें अभी आपका अधिक टॉपिक बाकी है कि वास्तव में व्यक्तित्व का प्रकार क्या है। तो मैंने उसमें जुंग महोदय के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें मैंने पहले प्रकार की चर्चा की है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को ही 2 प्रकार बताए थे। बाद में उन्होंने उभयमुखी व्यक्तित्व की चर्चा की। जब मैंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात करते हैं कि वास्तव में अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। अंतर्मुखी मतलब अंदर, मतलब जीवन की वह शक्ति जो अंदर की शक्ति है, मतलब जीवन की जो शक्ति वो अंदर की शक्ति है, उसको कहे हैं उन्होंने कि अंतर्मुखी व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जुंग महोदय ने अपनी पहली विशेषता में बताया कि वास्तव में ये बालक बहुत ही कम बोलते हैं और कहा कि इनकी जो प्रकृति होती है वह शर्मीली होती है, मतलब उसके अंदर शर्माने की भावना अधिक होती है। फर्स्ट विशेषता उन्होंने कहा। फिर जुंग महोदय ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता की बातें उन्होंने कहा कि यह प्रायः अपने भावों और विचारों में खोए रहते हैं, सिर्फ अपने भाव और विचार में खोए रहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। और हम इनकी जो रुचि खेलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने में अधिक होती है। इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी चैप्टर टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले पुनरावृत्ति करना आवश्यक होता है। आप पुनरावृत्ति
करने से ये आपका क्रम जुड़ जाता है टॉपिक से। इसलिए पुनरावृत्ति यानी पुनर्बलन भी आपको साथ में मिलता रहेगा टीचर की तरफ से, और आपकी तरफ से भी मूल्यांकन होता रहेगा कि आप उस टॉपिक को पकड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। इसलिए पूर्व ज्ञान से जोड़ना शिक्षक के लिए अनिवार्य है किसी भी टॉपिक तो। और उसमें प्रायः ये कठिन परिस्थितियों से शीघ्र घबरा जाता है। जो कठिन परिस्थितियां से वह शीघ्र घबराने लगते हैं और ये अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ करते हैं। ये अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ करते हैं और उसमें ये दूसरे को पसंद रखने का प्रयास नहीं करते। मतलब हमारे भावों से, हमारे विचारों से कोई प्रसन्नचित रहे, ये प्रयास नहीं करते। किसी कार्य को बहुत अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसी कार्य को बहुत सोच समझ कर करते हैं। उनके सामने कोई कार्य आता है तो उसको बहुत सोच समझ के करते हैं। और भविष्य में एक ही विशेषता बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के, कि जो भविष्य में ये एक अच्छे लेखक, दार्शनिक, कलाकार तथा वैज्ञानिक बनते हैं। दार्शनिक, कवि, कलाकार तथा वैज्ञानिक एवं दार्शनिक बनते हैं। और ये भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि ये भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, ये भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। ये व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कहा है अंतर्मुखी व्यक्ति में, जुंग ने इसको परिभाषित करके कि यह व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा सैद्धांतिक जीवन की ओर अधिक उन्मुख रहते हैं और होते भी हैं। इनसे इन्हें मतलब कि आप व्यवहार बना कर रहिए, नहीं, इनका सैद्धांतिक सिद्धांत पर अटल रहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ये आपका था अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व, मतलब जीवन शक्ति उसका आंतरिक, और बहिर्मुखी मतलब जीवन शक्ति बाहरी की बातें, वारणों की बातें होती है इसमें। दूसरा प्रकार को जुंग महोदय ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की जो विशेषताएं हैं वो बाहर की ओर प्रेरित, मतलब बाहरी माने क्या, स्पष्ट है कि इनके जीवन शक्ति बाहर की ओर ये प्रेरित करती है। तो इनकी विशेषताओं को अगर हम रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, तो ऐसी बालक, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रियाशील माने क्या, वो चीज़ें दिखता है, कार्य करके दिखाता है, और व्यवहारिकता अधिक पाई जाती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में एक तो उनकी कार्यशीलता, दूसरा उसमें व्यवहारिकता अधिक पाई जाती है। और उन्होंने उसमें अगला विशेषता उसमें हो सकती है एक, उसमें आत्म प्रदर्शन की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए स्पष्ट कहा है। आत्म प्रदर्शन की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनते हैं और वह बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। मतलब सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनते हैं और वह बढ़ा चढ़ा के बात भी करते हैं, ये इनकी विशेषता है। और ये सदा दूसरों को अपनी प्रशंसा चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये बालक, ऐसे बालक सदा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। इन बालकों को अगली विशेषता में हम रख सकते हैं, इन बालकों को सामाजिक कार्यों को करने में बहुत दिलचस्पी होती है। कितनी अच्छी बात है कि सामाजिक कार्य करने में उनकी दिलचस्पी होती है।
दिल से वह किसी सामाजिक कार्य को और निष्ठा के साथ करता है, क्योंकि समाज में उसको बाहरी जीवन शक्ति उसकी बाहरी, इसीलिए दिलचस्पी रहती है। और अधिक से अधिक मित्रों के साथ खेलने में इन्हें अति आनंद आता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में वे अधिक से अधिक मित्रों के साथ खेलने में उन्हें आनंद आते हैं। ये बालक अपेक्षाकृत अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे बालक अपेक्षाकृत अधिक प्रिय होते हैं। ये बालक जीवन को आनंद पूर्वक बिताना इनका परम ध्येय होता है कि मैं अपने जीवन को आनंदमय जीवन बिताने की चेष्टा रखता हूँ और चेष्टा रखते भी हैं ऐसे बालक। और नैतिक आदर्शों की, यदि नैतिक आदर्शों आदि के चक्रों में पढ़ना ये ठीक नहीं समझते। ये कहते हैं कि राजनीतिक चीज़ों में पढ़ना ये अच्छी बातें नहीं है। ये ऐसे बालों को भी ये विशेषताएं होती हैं। और लास्ट विशेषता में इसको हम रख सकते हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि भविष्य में ये अच्छे वक्ता, कितनी अच्छी बातें कहा। उसमें कभी दार्शनिक वैज्ञानिक की बातें कहा अंतर्मुखी में, अब बहिर्मुखी में कहा कि ये भविष्य में एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं और क्या राजनीतिक हो सकते हैं और तथा समाज सुधारक बनते हैं। जिन बालकों का व्यक्तित्व, ये विशेषताएं, ये सारी जो बताए हैं, ये सब गुण जिसमें मिल रहा हो वो भविष्य में वक्ता, राजनीतिक और समाज सुधारक बनते हैं। तो ये तो जुंग महोदय की जो सबसे महत्वपूर्ण दो विशेषता थी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। लेकिन जुंग ने इतने से उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ कि समाज में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व हैं, ये इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने पहले जुंग का उठा रहा। समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने कहा कि समाज में दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इसके अलावा भी उन्होंने नाम दिया बाद में उस सिद्धांत प्रकार को वर्गीकरण में बताया कि एक होता है जिनका नाम है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है? उभयमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व जिनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्ति के बीच की एक कड़ी है जो कहते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। और जब उसकी उभयमुखी व्यक्तित्व के हम प्रकारों की बात करेंगे तो जुंग ने इसको बाद में प्रतिपादित किया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं, तो नाम उसका उभयमुखी दिया। तो उभयमुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं, आपको इसको 4-5 पॉइंट में मैंने क्लियर कर दे रहा हूँ। वास्तव में उभयमुखी व्यक्तित्व किसको कहते हैं, क्या होते हैं। जैसे ये व्यक्ति सभ्य एवं व्यवहार कुशल होते हैं। कितनी अच्छी बात है कि उभयमुखी व्यक्तित्व सभ्य और व्यवहार कुशल होते हैं, उनकी यह विशेषता है। अगली विशेषता, व्यक्ति सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी लोगों को प्रसन्नचित रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी कर्म और वाणी से किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए। सुबह उठे, दर्पण के सामने या अपने घर में कुछ प्रतिमाएं रखी हों देवी देवताओं की, उनके सामने उठते समय ये जरूर एक बार सुबह के टाइम कहना चाहिए सभी व्यक्ति को कि हे ईश्वर, आज का दिन हमारा शुभ हो, हमारे कर्म और वाणी से संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ठेस न पहुंचे और कष्ट न उसे हो।
तो वही उभयमुखी व्यक्तित्व का ये गुण है, विशेषता है। उभयमुखी व्यक्तित्व में ये चीज़ें आती हैं। जो ये चीज़ें रख कर चलते हैं उनका वही उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व। और इसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अधिक प्रभावशाली होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होते हैं। कभी कभी देखते हैं कोई परिवार में आपके सम्मानित व्यक्ति हो तो उसकी बातें लोग गलत भी कहता है तो लोग होकारी भरते हैं, हाँ ठीक है। क्यों? उसके प्रभाव से, डर से नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि डर से हम हाँ कह दे रहे हैं, नहीं, उसके उनके व्यवहार से। और डर से आप प्रतिदिन किसी को प्रभावशाली नहीं बना सकते। डर से किसी को कभी प्रभावशाली नहीं बना सकते। प्रेम से, स्वभाव से, गुण से, लचीलापन से आप व्यक्ति को प्रभावशाली समझ सकते हैं। ये उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत। और इनमें विचारशीलता एवं कर्मठता दोनों ही पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति में विचारशीलता और कर्मठता दोनों पाई जाती है। विचारशीलता ने विचार उनका अच्छा और किसी काम के प्रति वह कर्मठ रहते हैं। और इसमें एक और रख सकते हैं विशेषता में, इनमें तर्क क्षमता अधिक होती है। उभयमुखी व्यक्तित्व की बातें करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उभयमुखी जो व्यक्ति होते हैं, उसमें तर्क करने की क्षमता सबसे तीव्र और अधिक होती है। और उसमें यह सोच समझकर ही जीवित निर्णय लेते भी हैं, जीवित निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनकी तर्क क्षमताएं जो अधिक हैं, इसलिए वह जीवित निर्णय लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों की समक्ष जुंग की बातें रखी हैं। जुंग महोदय ने अपनी विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 प्रकार में विभाजित किया। मैंने उसमें कुछ आपको एक अलग से चर्चाएं भी किए थे उस दिन, कि इनके अलावा और व्यक्तित्व हैं। इनके अलावा व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं। जैसे मैंने आपको सेल्डन, शारीरिक रचना की दृष्टि पर सेल्डन का भी प्रकार मैंने बताया कि सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, मुख्य 3, और उसके बाद जोड़िए तो 3 और बताए हैं। लेकिन कहीं भी आप 3 को लिखना आपको आवश्यक है। तो सेल्डन की बातें जब कहते हैं, इसको नोट भी कर लीजिए इस पॉइंट को। सेल्डन ने, इनका पूरा नाम है W.H. सेल्डन। W.H. सेल्डन, उन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं 3। उन्होंने कहा कि इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि गोला आकृति वाले और आयत आकृति वाले और लंब आकृति वाले। मतलब गोल आकृति का जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, दिखने में आयत आकार का व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, और लंब आकार का व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। बताइए कितनी महत्वपूर्ण बातें सेल्डन ने रखा कि व्यक्ति की गुण के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। कि जैसी व्यक्ति की शरीर होती है वैसे उसके अंदर व्यक्तित्व होते हैं। तो
वही सेंडल ने एक्टोमार्फी, मेसोमार्फी और आपको एंडोमार्फी, तीन चीज़ों की बातें बताया, जिससे कह सकते हैं कि गोल आकृति वाला व्यक्ति कि गोल आकृति की जो बातें करते हैं, जिसको कहते हैं इंडोमार्फी। इंडोमार्फी की जब हम बातें करेंगे तो ये शरीर कोमल, ऐसे व्यक्ति का शरीर कोमल होता है। और गोल, कोमल और गोल, पाचक अंग जो उसके हैं अधिक चिकित्सिक, मतलब इसे जो पाचक अंग उसके अधिक विकसित, पेट और नितंबन बड़ा उसका होता है, पेट बड़ा होता है। ऐसे बालक के व्यक्ति, कितनी अच्छी बातें बताएं। मात्र दो चीज़ देखिए कि शरीर कोमल, गोल पाचक अंग, और उसकी जो शरीर और पेट के बनावट जो होती है वो अधिक विकसित होती है। तो ऐसे बालक का व्यक्ति गुण होते हैं गोलाकृति। फर्स्ट। दूसरा को उन्होंने कहा कि आयत आकृति, मतलब आयत के आकार, लगा कि व्यक्ति का जो व्यक्ति है वह आयत के आकार की इसकी आकृति है, तो उसका नाम उसने दिया कि आयत आकृति वाले व्यक्ति, जिसको कहते हैं मेसोमार्फिक। इसमें मांसपेशियां और हड्डियों वाला, जो कहा कि एक व्यक्ति मांसपेशी वाले भी होते हैं और हड्डी वाले भी होते हैं, और हड्डी वाले दृढ़ भी होते हैं। और कहा कि ये भारी शरीर उनकी जो भारी होती है, पतली चमड़ी, शरीर भारी है लेकिन उसकी जो चमड़ी बहुत पतली होती है, ऐसे होते हैं। और वे पहलवान टाइप के होते हैं। और सर्कस वाले, जिसको बोलते हैं कि सर्कस वाले, जैसे सर्कस वाले पहलवान शरीर वाले जो होते हैं, जैसे सर्कस वाले की बातें होती हैं। तो ऐसे बालक, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इन श्रेणियों में विभक्त होता है। और लास्ट को सेल्डन ने बताया कि एक्टोमार्फी, जिसको कहते हैं लंब आकृति वाले, एक्टोमार्फी को लंब आकृति वाले। तो लंब माने होगा कि लंबा, और क्या करते हैं, लंबा रहेगा व्यक्ति तो नाजुक, जिसे कहते हैं नाजुक, लंबा रहेगा तो नाजुक रहेगा, अविकसित रहेगा। और क्या, लंबा क्या अविकसित रहेगा, और क्या रहेगा, मांसहीन, उसके शरीर में मांस की मात्राएं कम रहेंगी। और क्या हो सकता है, खाली हाड़ वाले, मतलब खाली हाड़, सिर्फ उसके शरीर में हड्डी दिखेगी। और जब हड्डी दिखेगी तो लोग कभी कभी ये भी देखते हैं कि जो बहुत लंबा है उसको लोग कहते हैं सिकिया, तो उसका एक उपनाम हो जाता है, सिकिया के नाम से लोग जानने लगते हैं। और उसी पर सेल्डन महोदय ने इन्हीं मानसिक गुणों के आधार पर, पहले तो शारीरिक गुणों में बांट दिया, एक्टोमार्फी, मेसोमार्फी, इंडोमार्फी, सारी गुण। फिर कहा कि नहीं, इन्होंने मानसिक गुणों के भी प्रकार बताया। सेल्डन महोदय ने कहा कि मानसिक गुणों के आधार पर जो व्यक्ति पाए जाते हैं, जिसको उनका नाम दे दिया कि अंतरंग, अंतरंग क्या है भाई, अंतरंग। उसमें बात दिया कि यह गोल आकृति वाला तो होता है लेकिन उसमें शिथिलता होती है। और क्या होता है, मिलनसार होता है, आमोद प्रमोद विनोद, आमोद प्रमोद, आमोद प्रिय, विनोद प्रिय, आराम प्रिय, खाने पीने वाला और सज्जन व्यक्ति। और एक चीज उसमें थोड़ा कम होता है, जिससे विवेकहीन होता है, और संतुष्ट, सहिगुण, असहाय और व्याकुल होने वाला ये व्यक्ति होता है। ये तो आपका अंतरंग। और दूसरा उन्होंने मानसिक रूप से बताया कि मानसिक विकास के आधार पर एक चीज बताया कि देह रंग, जिसको उन्होंने
आयता आकृति, मानसिक में सिर्फ अंतर कर दिया, उसे गोलाकार, लंबकार, आयताकार, इसके बाद गोलाकार आ जाएगा। तो उसने देह रंग मतलब देह के रंग के आधार पर पता कि उसका जो जिसको कह सकते हैं आयतकृति वाले, आयतकृति वाले व्यक्ति। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, देह रंग वाले जिद्दी। और एक चीज़ और बता, जिद्दी और साहसी और उद्योगशील, कठिन काम, उद्योगशील और कठिन काम करने वाला, तेज आवाज वाला, अनुभवनाओं वाला, ये व्यक्ति देह रंग के अंतर्गत आते हैं मानसिक विकास के प्रकार में, सेल्डन के। और उन्होंने लास्ट रखा मस्तिष्क रंग और उसका नाम दिया लंब आकृति। पहले गोल आकृति, आयत आकृति, फिर लंब आकृति। मात्र थोड़ा सा अंतर है, शारीरिक आधार पर प्रकार और मानसिक आधार के प्रकार में मात्र थोड़ा सा अंतर। हिंदी में अगर उसको देखेंगे तो मात्र थोड़ा सा अंतर है। अब उसको जैसे अंतरंग, देह रंग और लास्ट रखा मस्तिष्क रंग, तो उसका नाम अगर हम देंगे तो लगा जाएगा गोल आकृति वाले, आयत आकृति वाले और लंब आकृति वाले। तो मस्तिष्क रंग की बातें जब आई तो वो बोले कि संचयी, ऐसे व्यक्ति का व्यक्ति संचयी होता है। और आत्मनियंत्रण वाला, उस पर आत्मनियंत्रण स्वयं होता है। और रहस्यमयी, शीघ्र, अगर शीघ्रता से कोई बात करे, मतलब शीघ्रता माने क्या, शीघ्र से जगने वाला, शीघ्रता माना शीघ्र से जगने वाला, कोई कार्य में शीघ्र से जगने वाला। और एकांतवासी, ऐसे वाले एकांतवासी होते हैं। और संकट का सामना करने वाला, कोई भी संकट उसके सामने आती है उसका सामना वह अवश्य करता है, संकट से वह घबराता नहीं है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व की प्रकार को, सभी लोगों के व्यक्तित्व को प्रकार को सुनते हुए वह अपना भी एक प्रकार उन्होंने रखा, जो है मनोवैज्ञानिक कैनन ने। इनका पूरा नाम अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, W.B. कैनन। W.B. कैनन अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभाजन किया है, प्रकार बताया है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उस अंतःस्रावी ग्रंथियों के अधिकता हो जाने से और उसके शरीर में कमी हो जाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी विवेचना उन्होंने विस्तार से किया कैनन ने। जब कैनन की बातें करते हैं, परीक्षा में अक्सर जूम का लिखना तो है ही है, लेकिन एक आध दो परिभाषा आपको प्रकार कैनन का डाल दिए, सेंडर का डाल दिए, स्पेंजर का डाल दीजिए, क्रिसमस का डाल दीजिए, ये सब प्रकार आपको डालना ही है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, शारीरिक रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे मैंने, शारीरिक रचना के आधार पर, सामाजिक रचना के आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये 3 प्रकार, तीनों की व्याख्या मैंने यहाँ कर रहा हूँ। तो अंतर्मुखी हो गया और शारीरिक हो और आपका समाजशास्त्री भी हो गया। तो इस बात पर कैनन ने, W.B. कैनन ने व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, वह बताए अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। इस पर आपके टेट में क्वेश्चन भी सी टेट में पूछे जा सकते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, बिहार टेट में पूछे जा सकते हैं। यूपी टेट में ये चीज़ें क्वेश्चन आया था
कि अंतःस्रावी ग्रंथियां के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। उत्तर में भी दे दिया था क्रिस्मर, लेकिन यहाँ पर जब विभाजन के कोर्ट में बच्चे भी गए इसके आधार पर, जबकि केनन ने किया है इस चीज़ को, केनन ने स्पष्ट रूप से किया है। अगर और विस्तृत से इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो एक किताब है जिसका नाम मैंने आपको केनन का वर्गीकरण व्यक्तित्व के अंतर्गत मालती सारस्वत की किताब अगर पढ़ेंगे आप, थोड़ा मोटी है, उनकी किताब पढ़ेंगे तो पेज संख्या 551 और 552, मालती सारस्वत की अच्छी किताब है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगर वो किताब को आप पढ़ेंगे तो पेज संख्या 551 और 552 पर इन्होंने ही बहुत साफ शब्दों में लिखा है केनन के व्यक्तित्व को। केनन के व्यक्तित्व का वर्गीकरण बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में तमाम अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो उसने कहा कि अगर उसमें से कोई भी ग्रंथि कम या अधिक जो बहुत ज़्यादा काम करती है तभी खराब है, और कम काम करती है तभी खराब है, तो इसलिए मीडियम रहता है तो उसका व्यक्तित्व उसी तरह का होता है। तो मैंने पहली बात आपको एक आपके सामने रख रहे हैं कि अधिक थायराइड ग्रंथि वाला, अधिक थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं कि अधिक थायराइड ग्रंथि वाला बालक के व्यक्तित्व की हम बातें करेंगे तो अत्यंत महत्वाकांक्षी। अगर थायराइड ग्रंथि आपके शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा होगी तब दिक्कत है, लेकिन अधिक थायराइड ग्रंथि वाले व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी और शासन करने वाला, किस पर? मन पर शासन करने वाला, और मन पर शासन करने वाला, आधिपत्य शासन करने वाला और आधिपत्य जमाने वाला। अगर आपके अंदर थायराइड ग्रंथि का अधिकता अधिक है तो ये सब चीज़ें आपके अंदर विकसित हो जाती हैं। मन पर शासन करने वाला और आधिपत्य जमाने वाला और सक्रिय तथा उत्तेजना पूर्ण होता है। किसी भी कार्य में वह सक्रिय और उत्तावला उत्तेजना उसमें तुरंत आ जाती है। थायराइड ग्रंथि की बात, उसने 5 बातें बताया है कि 5 वर्गीकरण हैं केनन का, WB केनन का। तो मैंने फर्स्ट बता दिया थायराइड ग्रंथि का अधिकता का। दूसरा, न्यून थायराइड ग्रंथियां, मतलब कम। अगर कम थायराइड ग्रंथि है शरीर में तो क्या हो सकता है? सुस्त, आपकी शरीर सुस्त तथा न्यून बुद्धि, माने कम, न्यून बुद्धि का, शरीर से दुर्बल। कितनी अच्छी बात बताया कि शरीर से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है इस थायराइड ग्रंथि की कमी के कारण। और कहा कि मन में जो मन का चिंतित होना, इसको कह सकते हैं मन का चिंतित होना, तथा उदास एवं दुखी रहने वाला व्यक्ति। अगर थायराइड ग्रंथि की कमी है तो वह व्यक्ति दुखी रहता है मन से और चिंतित रहता है। तो मतलब कि क्या, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तभी दिक्कत है, इसका मतलब कम हो जाए तभी दिक्कत है। तब मीडियम की बातें होती हैं। तो लेकिन अक्सर व्यक्ति में ये चीज़ें, ये थायराइड ग्रंथि की कमी होती है। अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि वाला व्यक्ति
उन्होंने कहा कि अच्छी तरह हंसने तथा मजाक करने वाला, यूनिटी ग्रंथि की बातें कहा कि अच्छी तरह हंसने और मजाक करने वाला व्यक्ति, और विशेषतः प्रसंचित, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसंचित होते हैं जिसमें ये ग्रंथि का समान स्राव रहता है, और उसका शांत स्वभाव जो उसका है शांत रहेगा और धैर्यवान, कभी अपनी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं और दूसरों का ध्यान रखने वाला, धैर्यवान और दूसरों का ध्यान रखने वाला, शारीरिक तथा मानसिक, दो बात बताए, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट बर्दाश्त करने वाला, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट बर्दाश्त करने वाला, और एक और विशेषता उसमें, वह सरलता से समझने वाला, किसी भी कार्य को वह सरलता से समझता है। और ये चीजें आज्ञाकारी तथा आत्मविश्वास, वह आज्ञाकारी भी होता है और उसमें आत्मविश्वास की अधिकता होती है आदि। मैंने 3 चीजें बता दिया, 2 और उसमें बचा है किरण का। पहला है तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की जब बातें करेंगे, यह शरीर में, व्यक्ति के शरीर में यह एक ग्रंथि है जो अधिक स्राव होने की, मतलब अधिक स्राव होने से व्यक्ति क्या होता है, झगड़ालू। इस ग्रंथि का अधिक स्राव हो जाता है व्यक्ति में, तब व्यक्ति झगड़ालू होता है और लड़ाकू, झगड़ालू नहीं लड़ाकू भी होता है। और एक चीज है, थोड़ा एक पॉजिटिव आ जाए, साहसी भी है। आप समझ लीजिए कि जो आप लोगों में, इन सबों में से जो गुण जिसके में होगा वो अपनी तुलना कर लेगा कि हम क्या है। और एक है काम करने वाला, ये काम करने वाला भी व्यक्ति होता है। और प्रौढ़ होना तथा स्त्रियों में, ये बात आती है कि स्त्रियों में प्रौढ़ों का होना तथा स्त्रियों में दाढ़ी न आना तथा स्थूलता बढ़ाना भी होता है। अगर इस ग्रंथि की अधिकता हो जाएगी तो स्त्रियों में तो दाढ़ी आती नहीं है, क्या आती है? नहीं। तो अगर स्त्रियों में कभी कभी देखते हैं कि मोछे ऊपर से दिखती हैं, दाढ़ी हल्का सा, तो इस ग्रंथि की अधिकता कारण होता है। कभी कभी आप देखते हो कुछ महिलाएं हैं जिसको आपको मोछ की उसके आकार बनी रहती है, तो उसमें उस ग्रंथि की अधिकता होती है। और लास्ट आप में है गोनाड ग्रंथि वाला, गोनाड ग्रंथि वाला। गोनाड ग्रंथि अधिक होने से, देखिए कहने ने कहा कि गोनाड ग्रंथि अधिक होने से अत्यधिक झगड़ालू तथा साहसी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। अधिक झगड़ालू तथा साहसी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। वह उत्तेजित रहता है, किसी कार्य करने के प्रति वह उत्तेजित रहता है। अधिक कामी व्यक्ति होता है, अधिक कामी व्यक्ति होता है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रंथि, इसमें जो गोनाल्ड ग्रंथि है, यह तो यह व्यक्ति अधिक कामी होते हैं, अधिक रहेगी तब। लेकिन अगर न्यून होने के कारण, इसमें गोनाल्ड ग्रंथि की अगर न्यूनता है तो वह कम झगड़ालू, इस ग्रंथि की अगर कम मात्रा आपके शरीर में है तो आप कम झगड़ालू होंगे तथा साहसी होंगे।
और कामी व्यक्ति होना, किंतु काम प्रवृत्ति को, कामी व्यक्ति होना लेकिन काम प्रवृत्ति को कला, साहित्य, संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में लगा देना है। ऐसी बातें इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, इस चीज को हम लगा देते हैं इस क्षेत्र में। फिर इसी है तो अभी आपका बहुत व्यक्तित्व, जैसे कभी कभी व्यक्तित्व की बातें आती हैं, वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके प्रकार में क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपको 3 चीज़ें और हम बता सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जैसे सात्विक बताते रहे हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा कि सात्विक भी व्यक्तित्व है, कि सात्विक, तामसी और राजसी। कभी कभी सुने होंगे व्यक्तित्व में तामसी होते हैं, राजसी होते हैं, साहसी होते हैं। तो अगर उसमें हम बातें जिनमें कि सात्विक की बातें अगर करते हैं, सात्विक व्यक्तित्व वाले की अगर बातें करते हैं जिनमें अच्छे गुण, जो धर्म की ओर उन्मुख हो, वह क्या है? सात्विक व्यक्तिवाद होता है। अगर तामसी की बातें करते हैं तो जो व्यक्ति तामसी व्यक्ति वाला होते हैं उसमें क्या लड़ाई झगड़ा करने वाला, वीर एवं युद्ध तामसी के अंतर्गत आ जाएगी। और जब राजसी की बातें हम करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में ये चीज़ें, धर्म न मानने वाला और निष्कृष्ट ढंग से न रहने वाले व्यक्तियों की ये अधिकता होती है। तो इसी को उन्होंने और मनोवैज्ञानिकों ने कहा, जैसे कह दिया उसको कि आपको कफ प्रधान मानव व्यक्तित्व, पित्त प्रधान व्यक्तित्व और वात प्रधान व्यक्तित्व से मैं तीनों बातों को रख दिया। तो इसके आधार पर उन्होंने एक भी बातें अगर आपके सामने रखा कि जैसे हम कफ प्रधान व्यक्तित्व क्या है, बताते कफ प्रधान व्यक्तित्व क्या है, तो उस व्यक्ति का जब बातें हम करेंगे तो उसमें लोग मोटे, शांत और आलसी स्वभाव के होते हैं। स्पष्ट कहा है कि लोग मोटे भी होते हैं, शांत भी होते हैं और आलसी स्वभाव के होते हैं। और पित्त प्रधान की बातें जब करेंगे तो ऐसे व्यक्ति दुबले पतले, शीघ्र काम करने आदि, दुबले पतले होते हैं, शीघ्रता से काम भी कर लेते हैं। और लास्ट की बातें उन्होंने की वात प्रधान, मतलब क्या मोटे, बात प्रधान ने कहा ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व मोटे, शांत और आलसी स्वभाव के होते हैं। तो जब मैंने इतनी बातें आपको हम संदर्भात्मक रूप से बता रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार, तो मैंने आपको जूंग का भी बता दिए, किरचमर का बता दिए, स्पेंगर का बता दिए, शेल्डन का बता दिए, केनन का बता दिए। और मैंने ये चीज, क्योंकि व्यक्तित्व का ही है, जैसे टर्मन महोदय का नाम सुने होंगे आप, इन्होंने बुद्धि के वितरण को बताया था टर्मन ने, कि ये भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर ये चीज़ें गुण हैं कि मतलब कि किसकी कितना बुद्धि का जब उन्होंने वितरण किया तो उसने कहा कि जिसका जितनी बुद्धि लब्धि IQ लेवल होगा उसमें उतनी ही अच्छी विशेषताएं होगी। तो टर्मन ने, उनका पूरा नाम भी नोट कर सकते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं सीरियल से, उसको नोट कर लीजिएगा। टर्मन ने, उनका पूरा नाम है L.M. टर्मन, जो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का विचार क्या है, कहा कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का विचार क्या है, क्योंकि बुद्धि का संबंध विचार से होता है। इतना तो क्लियर है कि नहीं कि बुद्धि का संबंध विचार से होता है। जब मैंने कभी भी बुद्धि का बातें करते हैं, बुद्धि से बातें करते हैं, तो हमारे मन में विचार भी उठते हैं। बुद्धि क्या है कि मैंने
पेन को तोड़ रहा हूँ, लेकिन विचार उठेंगे इसी से हम लिख रहा हूँ, फिर उसको तोड़ क्यों रहे हैं? तो उसी को कहा कि बुद्धि का संबंध विचार से है। इसी विचार से होने के नाते उन्होंने विवरण देना उचित समझा। तो मैंने आपको ऊपर से ले रहा हूं, मतलब कि अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक से ले रहा हूं। आज चला जाऊंगा, एक एक पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा। जिन्होंने टर्मन ने एल.एम. टर्मन ने जो बताया है कि बुद्धि का संबंध विचार से है, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि कम है उसका संबंध विचार से वास्तव में कम रहेगा, उसका सोच भी कम रहेगी। तो मैंने ऊपर से उठा रहा हूँ, जैसे अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक। जब मैंने अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक की बातें करते हैं तो उसका बुद्धि लब्धि करीब 160 से 200 से ऊपर, 160 से 200 उसकी बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणते 100। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणते 100। इससे निकल जाएगा कि आपका जैसे बालक का मानसिक आय इतना वर्ष है, बालक का वास्तविक आय इतना वर्ष है। बुद्धि लब्धि लिख करके बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय 11 वर्ष, वास्तविक आय माने 14 वर्ष, और गुणते 100 कर दिए, विभाजन डिवाइड कर देंगे, उसको विभाजन कर आ जाएगा बुद्धि लब्धि, मतलब आय की इस श्रेणी के बालक उस श्रेणी में आएगा। तो अति अधिक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 160 से 200 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक टर्म ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बालक, मतलब प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि कितना होनी चाहिए? तो उसने कहा कि 140 से 160 तक प्रतिभाशाली बालक। फिर उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट, हाँ अंत भी कर सकते हैं इसको, उत्कृष्ट बालक की 110 से 120 तक बुद्धि लब्धि वाला बालक। फिर कहा कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितना होती है? असामान्य बालक, क्योंकि एजुकेशन भी हम लोग देते हैं तो सामान्य बालक मान कर देते हैं क्लास में सामान्य बालक ही है, जिसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 उन्होंने आंका कि 90 से 110 जितने आप लोग विद्यार्थी मेरे सामने हैं, ये हम अनुमान लगा के पढ़ाते हैं कि आप लोग का बुद्धि लब्धि 90 से 110 है। आप लोग सामान्य बालक हैं। इसलिए 3 श्रेणियाँ, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और मंद बुद्धि बालक, 3-4 चीज लेकर चलते हैं। और उसमें सामान्य का 90 से 110। फिर कहा उन्होंने कि मंद बुद्धि बालक जिसका बुद्धि लब्धि 80 से 90, बताइए मंद बुद्धि 80 से 90। फिर कहा कि निर्बल बुद्धि, मंद से थोड़ा सा नीचे, बोला कि 70 से 80। कितना मतलब घट रहा है कि नहीं, एक पॉइंट, 70 से 80। फिर उन्होंने कहा कि हीन बुद्धि, जिस बालक की हीन बुद्धि है, जिसके बुद्धि के विचार हीन है, जिसका बुद्धि लब्धि हीन है, वह बालक 50 से 70 नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा कि 70 से नीचे की अगर बुद्धि लब्धि वाला बालक है तो वह बालक हीन बुद्धि की श्रेणी में आता है। अब मूर्ख बालक, क्या कोई है इस क्लासरूम में जो अपने को मूर्ख समझेगा? जो कुछ नहीं पढ़ेगा वो भी अपने को मूर्ख बनना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी टर्मन ने अपने विभाजन में और अपने वर्गीकरण में, एल.एम. टर्मन ने अपने वर्गीकरण में आपको मूर्ख बुद्धि की भी बातें बताया है, जिसका IQ लेवल 50 से 70 तक, 50 से 70 के बीच में जिसका IQ लेवल रहेगा वो बालक मूर्ख की श्रेणी में आता है। और उन्होंने मूढ़ माने मूठ बुद्धि, 20 से 50 IQ लेवल वाले बच्चे
मूढ़ बुद्धि के होते हैं। और लास्ट है जड़ बुद्धि। जड़ माने बिल्कुल जड़, शून्य के बराबर, जिसका आई की लेवल 20 से नीचे, मतलब 0 से 20 तक। तो ये टर्मन का विभाजन था और टर्मन ने ये भी विचार ऐसी विचार के आधार पर, देखिए कितनी अच्छी बात, मतलब टर्मन की बातों को आगे बढ़ाते हुए मनोवैज्ञानिक का नाम सुने, जिसका नाम है थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक ने विचार के आधार पर थॉर्नडाइक ने बताया कि वास्तव में अगर मैंने विचार के आधार पर व्यक्तित्व का अगर वर्गीकरण करें तो वह मात्र 4 श्रेणियों में विभक्त करके उन्होंने बताया कि विचार के आधार पर भी, क्योंकि बुद्धि का संबंध विचार से है, पहले मैंने बताया हूँ, तो इसलिए विचार के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व के प्रकार का थॉर्नडाइक ने। और वह थॉर्नडाइक ने पहला रखा कि सूक्ष्म विचारक वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा, जो ऐसे बालक क्या बनते हैं, जैसे गणितज्ञ, सूक्ष्म विचार वाले गणितज्ञ, और वैज्ञानिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्री आदि। 3-4 चीजें की श्रेणियों में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जब बातें प्रत्यय विचारक जब बातें उन्होंने कहा तो कहा संकेतों, प्रत्यय का संबंध संकेत से जुड़ा, और चिन्हों में विचार, संकेत या चिन्हों में विचार की बातें बताया। और विचार करने वाला जो बालक, इसका व्यक्तित्व है, जैसे गणितज्ञ, गणित के सवाल लगा रहे हैं तो उसका क्या है, प्रत्यय विचार करने वाले हैं। विचार करने वाले व्यक्ति भी इस श्रेणी में आते हैं। और भौतिक विज्ञान की श्रेणियों में ऐसे बालक अपना नाम प्रतिष्ठित करते भी हैं। और तीसरा को उन्होंने संबंध विचार से जोड़ा थॉर्नडाइक ने, और कहा कि स्थूल विचारक की बात बताया, तो जो स्थूल वस्तुओं के माध्यम से क्या करते हैं, सोचने विचारने में सफल होते हैं। स्थूल वस्तुओं के विचारों में सोचने विचारने में सफल होते हैं। जैसे भूगोल में मानचित्रों, मतलब भूगोल के मानचित्रों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने वाला, भूगोल का मानचित्र है, उसमें वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। ज्ञान भूगोल के मानचित्र से पता जाए कि ये देश यहाँ है, ये देश यहाँ है। ऐसे स्थूल विचारक होते हैं। और इसमें लास्ट एक पॉइंट और उसने रखा थॉर्नडाइक ने, उसका नाम दिया इंद्रिय प्रधान विचारक। बताइए क्या है इंद्रिय प्रधान विचारक में, जो ज्ञान इंद्रियों, क्या है ज्ञान इंद्रियां और काम इंद्रियां, तो ज्ञान इंद्रियों की बात है। ज्ञान इंद्रियों की सहायता से समझने और विचारने में, मतलब ज्ञान इंद्रियों की सहायता से समझने और विचारने में, जैसे क्या, कोई आंखों से देखने पर समझता है। जैसे कोई बच्चे को गलत बोल दिया, आप आंख उसको उठा के देखिए तो बच्चा तुरंत समझ जाता है मैंने कहीं गलती कर दिया। और जैसे और उदाहरण दे रहे हैं आपको इंद्रिय प्रधान विचारक में, जैसे बालक की बातें हम करते हैं। कोई आपके सामने आपका मेहमान आया हो, आप प्लेट में नमकीन बिस्कुट रख दीजिए, तब बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि ये नमकीन बिस्कुट किसके लिए है। अब बच्चा तुरंत उसको ऐसे पकड़ने जाएगा, खाने के लिए चेष्टा बनी रहेगी, तब सिर्फ आंख घूर कर उसके यार ताकिए, और बच्चा आपके आँख अगर नज़र पड़ी तो थम जाएगा कि मतलब मुझको नहीं खाना है। और अगला उसी को, तो कोई केवल सुनकर, देखिए ज्ञान इंद्रियों की बात होती है, केवल कोई सुनकर और दूसरे
स्पर्शा अनुसार, मतलब स्पर्श करके, मतलब कोई चीज़ को स्पर्श के द्वारा उसको जान लेता है, वही व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रधान चीज़ें हैं। और इसमें आप करीब करीब व्यक्तित्व आपका प्रकार मैंने डिफाइन कर दिया है। आप व्यक्तित्व के प्रकार को आप एकदम क्लियर हो गया है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैंने अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। अब मैं अगली वीडियो लेकर प्रतिदिन आपको वीडियो देता रहूँगा। इसी तरह कोरोना वायरस के दौरान जब कॉलेज खुलेगा तो आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या होगी फिर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।